नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं एमके न्यूज खबर। हम फतेह बहादुर यादव, ग्राम सिकड़िया, पोस्ट भीमपुरा, जनपद बलिया, भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ भीमपुरा में आपके तरफ से रखा गया था? हम कार्यक्रम संविधान बचाने के लिए रखे थे और हम संविधान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करके लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा संविधान इस सरकार में खतरे में है। खतरे में इसलिए है कि हमारे संविधान को ये तोड़ मटोड़ के दूसरी चीज़ पैदा करना चाह रहा है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में दे दिया, नया संविधान बनाया, उसमें नया संविधान 2047 तक ये लोग लागू करेंगे। यहाँ देखा गया है कि सैकड़ों के तादाद में महिलाएं थी। जी, तो क्या महिलाएं ही संविधान बचाने के लिए सबसे पहले आगे आने वाली हैं? नहीं, हमारे जो बीजेपी के आडंबर है, आरएसएस के जो आडंबर है, मैंने महिलाओं में सबसे ज्यादा जोर इसलिए दिया कि ये सबसे ज्यादा पहले हमारी माताएं बहनें भोली होती हैं, इसलिए इनमें सबसे ज्यादा मैंने इसलिए समझाने का काम किया कि आप जब समझ जाओगे तो पूरा मेरे सारा सिस्टम समझ जाएगा। तो महिलाओं को मैंने 3 चीज समझाया कि आप जितना वेद पढ़ते हो उससे अधिक संविधान पढ़ो, इसलिए कि संविधान के बारे में जब जानोगे तो आपका अधिकार, आपकी क्या संविधान के हिसाब से आपको मिलना चाहिए, ये सारी चीजें संविधान में है। अच्छे पढ़े लिखे लोग संविधान के बारे में नहीं जान पा रहे हैं कि संविधान क्या चीज है, जबकि संविधान में हर सारी चीजें हैं। मुझे कब क्या करना है, किससे कौन सी बात करनी है, थाने में मुझको कैसे रहना है, या मुझको अपना अधिकार कैसे मांगना है, ये सारी चीजें संविधान में है। वो संविधान बचाओ जो रैली आपकी है, इसमें मोर्चे में जो कितने दल के लोग जो शामिल हैं? मोर्चे में हमारे मान लीजिए महेंद्र राजभर जी हैं, आईडीए है, मान लीजिए कि महिला भीम आर्मी है, तमाम लोग। मैं तो सबको एक करना चाह रहा हूँ, मेरी हकी तो फूलन सेना है, तो सबको एक करना चाह रहा हूँ मैं। जैसे इंडिया बनी है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ये लोग उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार नेताजी रहे, 4 बार बहन जी रहे, 1 बार अखिलेश जी रहे, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इस तरह का संगठित ये लोग हों कि जाकर के दिल्ली में भी ये 4 बार प्रधानमंत्री बने, चाहे बहन जी बने, चाहे अखिलेश जी बने, जो बने, लेकिन ये लोग आपस में मिलजुल के बने। और जब तक प्रधानमंत्री 85 का नहीं बनेगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं होने वाला है। फिर 47 में जहाँ से हम उठ के आए थे, फिर 47 में वही जाने वाले हैं। अगर दोबारा बीजेपी सरकार आ गई तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि मानववाद को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने रैली किया यहाँ पे, आपके जो नेता थे उन्होंने भाषण दिया, महिलाओं को जो समझाने की कोशिश की, घर जाने के बाद फिर जस की परिस्थिति हो सकता है वो भूल जाए। इसके लिए आपकी तरफ से क्या विकल्प है, किस तरह का जो आगे जो लेकर चल? नहीं, मैं जो संगठित करके महिलाओं को लाया था, न तो मेरी महिलाएं किसी लालच में आई थी, न तो तमाम रैलियों में लोग पैसे पे महिलाओं को ले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं किया, मैं गाँव मीटिंग किया महिलाओं में। मैंने बताया कि तुम्हारे संविधान में तुम्हारा ये अधिकार है, तुमको ये अगर लड़ाई नहीं करोगे, आप घर में बैठे रहोगे तो तुम्हारा अधिकार कभी नहीं मिल सकता। दूसरी चीज, मैं महिलाओं को अपने संगठन के माध्यम से हर जगह 50% की हिस्सेदारी देना चाहता हूँ, दिलवाना चाहता हूँ। ये मेरा भी एक मकसद है। महिलाओं पे मुझे विशेष रूप से इसलिए जोर है कि सारी चीजें महिलाओं के द्वारा ही गड़बड़ हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए छठ पूजा आया, महिलाओं से ही शुरू हो गया। आज देख रहे हैं जोरों शोरों से शिव चर्चा चल रहा है, लेकिन हम आपसे सवाल करते हैं, हम किसी के भी श्रद्धा पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जिसकी जो श्रद्धा वो पूजा करे, लेकिन मैं वहीं ये भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जितना महत्वपूर्ण वेद को पढ़ना जानते समझ रहे हो, उतना ही महत्वपूर्ण संविधान को भी पढ़ने और जानने की जरूरत रखो। दोबारा चालू कर लो, दोबारा अपना परिचय दीजिएगा। उसको काट के दोबारा कर लो सर। मेरा नाम बीडी चौधरी है और आईडीए जो ये गठबंधन है, इस गठबंधन का नाम को प्रस्तावित करने वाले हमारे आईडीए संघ के लोग हैं। 2 प्लेटफार्म है, एक आईडीए संघ है सामाजिक प्लेटफार्म है, और दूसरा सामाजिक प्लेटफार्म आईडीए संघ ने ये आवाज़ उठाई है कि जिस तरह से एनडीए है और आज इंडिया है, ये दोनों गठबंधन, एनडीए और इंडिया, दोनों गठबंधन जनरल वालों के नेतृत्व के गठबंधन है। और जनरल वालों के नेतृत्व के गठबंधन होने की वजह से जनरल वालों के नेतृत्व की सरकारें बन रही हैं। आईडीए लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आईडीए का है क्या? एनडीए को लोग समझ रहे हैं, इंडिया को भी समझ गए हैं, इंडिया को भी लोग समझ गए हैं। अगर पूछा जाए फुल फॉर्म तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा इंडिया का।
तो आप अपने संगठन तो आईडीए जैसे एनडीए वैसे आईडीए का फुल फॉर्म इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस है। ठीक है, हमें जनता को इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं पढ़ाना है ना सिखाना है। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन है, जनता इस बात की डिमांड करे। किससे डिमांड करे? हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धों के जो हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं, और वो पार्टी अध्यक्ष जो जनाधार वाले हैं, जिनके पास वोट बैंक है, वोट बैंक इन्हीं के पास होता है। और वोट बैंक वाले जो पार्टी अध्यक्ष हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग चुनाव लड़ करके अपनी विधायक सांसदों को नहीं जितवा पा रहे हैं, बहुमत के लायक नहीं अपनी स्थिति बना पा रहे हैं। तो इसलिए ये आईडीए संघ के लोग और आईडीए संघ के लोग दूसरे सामाजिक संगठनों से भी अपील कर रहे हैं, दूसरे धार्मिक संगठनों से भी अपील कर रहे हैं कि भाई आपने सामाजिक संगठन बनाया है, आपने अपना धार्मिक संगठन संस्था चला रहे हैं, तो आप भी मेहरबानी करो, क्योंकि सत्यानाश केवल ओबीसी, एससी, एसटी के ही नहीं हो रहे हैं, मुसलमानों के, सिख, ईसाई, बौद्ध सबके हो रहे हैं, और सभी लोगों के सत्यानाश हो रहे हैं। तो सत्यानाश जब सबके हो रहे हैं तो सब लोगों को ये आवाज उठाने की जरूरत है। और आवाज क्या उठाने की जरूरत है? आवाज ये उठाने की जरूरत है कि हमारे जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं वो अलग अलग चुनाव ना लड़ें, वो मेहरबानी करें, बहुजनों के ऊपर इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ें। अपने महापुरुषों का वो मान सम्मान की तो बात करते हैं, उनके जन्म दिनों पे और उनके पुण्यतिथियों पे पुष्पांजलि चढ़ाते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन उनकी एक बात को नहीं मानते महापुरुषों की। उन्होंने स्पष्ट बोला था कि संगठित होकर संघर्ष करना, संगठित होकर संघर्ष करना, ये बात वो किसी भाषण में नहीं बोलते हैं नेता। तो ये बात उनसे पूछने का काम हमारा आपसे निवेदन है। आप जो देशवासी इन चैनल के माध्यम से इस बात को सुन रहे हैं, देशवासी हमारे चैनल वाले भी, वो ये सवाल करें इन नेताओं से कि नेताजी आप ये बात क्यों नहीं बोलते हो कि हमारे अलग अलग चुनाव लड़ने की वजह से हमारा विधायक हार गया, हमारा सांसद हार गया। अभी मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी हमने स्पष्ट जनादेश देखा बहुजनों का। अभी घोसी का उपचुनाव हुआ, यहाँ भी हमने जनादेश देखा जनता का। क्या जनादेश देखा? क्योंकि यहाँ मायावती ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, चंद्रशेखर आजाद ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, और असदुद्दीन ओवैसी ने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। तमाम जो बहुजनों की पार्टी है फेमस वाली, जनाधार वाली, उन्होंने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, तो वो हमारा सपा का प्रत्याशी जीता। अगर कहीं इन पार्टियों ने भी प्रत्याशी अपना खड़ा किया होता तो क्या सपा का प्रत्याशी जीत पाता? नहीं। मैनपुरी में भी अगर इन पार्टियों ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया होता तो क्या वहां मैनपुरी की लोकसभा की उपचुनाव का सीट सपा का प्रत्याशी जीत पाता? पहले तो यहाँ पे सभी अलग अलग। अब आप बात को समझिए, अब आप बात को समझिए। जो हम बात बताना चाहते हैं देशवासियों को, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम जो बताना चाहते हैं देशवासियों को, वो यही बताना चाहते हैं कि हमारे नेता अलग अलग चुनाव लड़ करके अपने विधायक सांसदों को जानबूझ के हरवा रहे हैं और एनडीए गठबंधन की सरकार बनवा रहे हैं। हमारे बीच में ऐसी समाज से आते हैं आप क्या ऐसी समाज को एक संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? सर पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। जी, परिचय दीजिए। मैं अनिरुद्ध कुमार महमूद सराय बनकरी मधुबन मऊ का रहने वाला हूँ। और सर जो भारतीय संयुक्त मोर्चा की नींव हम लोगों ने डाला, ये अपने दबे कुचले लोगों के जो जमीर आज मर चुके हैं, जो क्रांति आनी चाहिए वो नहीं क्रांति आ रही है, उसको उभारने के लिए हम लोगों ने इस संगठन के द्वारा लोगों को प्रशिक्षण करने का काम करेंगे। और आज आपने देखा कि संविधान बड़े मशक्कत से मिला था हमको, इसलिए कि हमारे देश के अंदर जब गुलामी थी तो दोहरी गुलामी के दौर में हमारे लोग पड़े थे, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़े मशक्कत से लंदन से अधिकार लेके आए, लेकिन वो भी अधिकार पूना तक आते आते लटक गया। और पूना पैक्ट के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितने गमों में थे, शायद उनकी दुनिया उजड़ी उतने गमों में नहीं रहे, और उन्होंने एक देश के अंदर संदेश दिया कि पूना पैक्ट देश के अंदर 85% के लोगों को नेता नहीं बनूंगा और दलाल पैदा करेगा, जो आज आपको देखने को मिल रहा है। साथ इसी को हम लोग जागृत करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि अगर हम लोग खड़े नहीं हुए, 85% के लोग, जनता अगर सामने नहीं आई, तो संविधान खतरे में है और संविधान बदल दिया जाएगा, और जो आपके ऊपर आज के 100 वर्ष पहले जो स्थिति थी वो कायम हो जाएगी।
यही हम लोगों का जो है। और हमारे बीच में महिला हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं आप इस इंडिया गठबंधन में, तो क्या कहना चाहेंगी जो आप महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए यही कहेंगे सर कि मान लीजिए महिलाएं हमारी सोई हुई हैं और हम बताना चाहते हैं उनको कि सोने का ये समय नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार सब अधिकार और हक छीनते जा रही है और छीनते जा रही है। मान लीजिए बाबा साहब ने हम लोग को इज्जत मान सम्मान पहले औरतों को आज़ाद किए, तो मान लीजिए कि अब वो हमारे हक होने जा रहा है। चार हिस्सों में 3 हिस्सा चला गया, 1 हिस्सा बच गया है। इसीलिए मैं महिलाओं के लिए घर घर में जाके मैं बताती हूँ, चाहे देवरिया हो, चाहे भटनी हो, चाहे सलेमपुर हो, चाहे लारलोड हो, चाहे बाकी ऑन गाँव में हो, हम बताने के लिए यही काम कर रही हूँ कि अनुसूचित जात हम लोग हैं पिछड़ी का, और पिछड़ी में रहकर बाबा साहब ने हमारे जो हक दिया, अधिकार दिया, आज वो मोदी नरेंद्र हैं वो हक को छीन रहे हैं। हक को कैसे मिलेगा? तो हमने ये भारतीय संयुक्त मोर्चा की संगठन में आए और पूरा महिलाओं को जागरूक किए कि जो मान लीजिए 5 किलो राशन में लोग बोलती हैं, अरे लॉकडाउन में हमको बहुत मोदी ने दिए 5 किलो राशन, एक आदमी पे 5 किलो राशन जब वो दिए हैं, तो बताइए कि हमारे बच्चे खा सकते हैं 1 महीने? नहीं खा सकते ना। उस पर भी मान लीजिए कि दाल की जरूरत है, सब्जी की जरूरत है। ये महंगाई मोदी ने इतनी बढ़ा दी कि हम लोग गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। और गरीब महिलाओं के लिए, गरीब की बच्चों के लिए मान लीजिए कि शिक्षा फ्री करें, इंग्लिश मीडियम हमारे बच्चे पढ़ें, उसके लिए हम हकदार हैं। तो हम पिछड़ी जाति को क्यों नहीं समझ रहे हैं मोदी नरेंद्र ने और जोगीनाथ ने? क्यों हमको पीछे ढकेल रहे हैं? बाबा साहब के अधिकार देने के लिए किसने उसको हक दे दिया कि नहीं हमारे हक बनाई हुई और नीतियों पे चलने हुए कि वो नीतियों पे नहीं चलते हैं? क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि हम लोग के पिछड़ी जातियों को बर्बाद करने पे लगे हुए और रोड पे कटोरा लेके हमारे बच्चे से भीख मंगवाएंगे। कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम तो हमको बहुत अच्छा लगा, खास तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं महिलाओं के लिए जागरूक करती हूँ। कहाँ से महिलाएं आई थी? देवरिया से आई थी, सलेमपुर से आई थी, लारलोड से आई थी, बेलथरा, पुंडेल ढाला, यहाँ खोप, इमराईपट्टी, सिधौली, खूंटा और यहाँ देवलबीर, निकासी, सिकंदरापुर, रूपवार से ये सब हमारी महिलाएं आई हैं और हम अकेले मेहनत किए हैं। मोदी का ये हम बता देंगे कि दलितों का क्या अधिकार है और क्या हक चाहिए, और हम वो हक उनसे लेके रहेंगे, न तो पीछे अपनी महिलाओं के लिए आगे लेके खड़े रहेंगे, कुछ भी हो तो। इसके लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमके न्यूज खबर। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इस एमके न्यूज खबर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी देशवासियों को।